प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 2 के आंसर को देखेंगे। शुरू करने से पहले निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सामाजिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। दूसरा है, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है झूमना है और घुमंतू मतलब घूम घूम कर खेती करना है। तो इसका मतलब है कि झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों मतलब लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार यह एक घुमंतू कृषि है। इसको हस्तांतरण कृषि भी कहते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की परिभाषा लिखिए। तो निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। 5वां क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18 में है। यह अनुच्छेद को नहीं लिख सकते हैं, केवल समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये सब लिख सकते हैं। नॉलेज के लिए डाल दिए बच्चों। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। 7वां है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है या मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। अगला है बच्चों, नाजीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नाजीवाद की मुख्य विशेषता है, पहला, यहूदी नस्ल सबसे घटिया नस्ल है तथा संसार की अन्य सभी नस्लें यहूदी और जर्मन के बीच की नस्लें हैं। दूसरा, हिटलर का मानना था कि लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान से संबंध बनाए रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा है, वह पूर्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। चौथा है, नाजीवाद के अनुसार राज सबसे ऊपर है, लोग राज के लिए है न कि राज लोगों के लिए। 5वां है, नाजीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। 6ठा, नाजीवाद युद्ध तथा शक्ति के प्रयोग को राज के विस्तार के लिए आवश्यक मानता था। 7वां, नाजीवाद के अनुसार ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डियन जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल है।
उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए तथा उसे ही पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने का हक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का 9वां क्वेश्चन है बच्चों, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पंछी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और स्थान के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। 11 क्वेश्चन है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिग्रस्त हो सकते हैं। तो आंसर है पहला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों। इनमें से निचली जातियां का भी जो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में मतलब 2021 न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। 13 क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों में शामिल है, पहला, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धनशक्ति। दूसरा, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले अपराधी तत्व। तीसरा, पारिवारिक राजनीति। चौथा है, नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता। फिर है नुकसान, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों। तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा सिर्फ तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत है, जिसके कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15 क्वेश्चन है, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो आंसर है, सन 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर ने राज्य एवं जनता पर नाज़ियों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला, विशेषाधिकार अधिनियम मार्च 1933 द्वारा संसद के समस्त अधिकार हिटलर को देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर दी गई। दूसरा है, नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और नयनों पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा है, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। चौथा, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित
नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। न्यूनतम समर्थित कीमत, इसका है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार मतलब भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज के लिए दिया मूल्य है जो कि सरकार द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से विशेष तथा खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटा अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। दूसरा है बम्पर स्टॉक। तो भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु बम्पर स्टॉक का निर्माण किया गया है। बम्पर स्टॉक सरकार द्वारा गेहूं और चावल का अधिप्राप्त भंडार है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह अनाज किसी आपदा के समय वितरित कर दिया जाता है। सरकार द्वारा उसका निर्माण कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। अगला है निर्गम कीमत। तो सरकार द्वारा जब गरीबों को बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तो इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो पहला है आपका समानता का अधिकार। इसका अर्थ है कि भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, जैसे हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। छठा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। तो भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर में उत्तरी भारत से आरंभ होती है और फरवरी तक रहती है। इस ऋतु की विशेषताओं अथवा अवस्था का वर्णन इस प्रकार है। पहला तापमान। इस मौसम में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए भारत के दक्षिणी भागों से उत्तर की ओर तापमान लगातार घटता जाता है। चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उत्तरी भारत में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दूसरा है वायु का दबाव। तो संपूर्ण उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट के कारण उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में 1020 मिलीबार की समदाब रेखा द्वारा प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश के दक्षिणी भागों तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में निम्न दाब वाली 1013 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है। कभी कभी देश के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में निम्न दाब केंद्र बन जाते हैं, उन्हें पश्चिमी विक्षोभ अथवा चक्रवात कहा जाता है। पवने। इस समय मध्य तथा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। वहाँ की शुष्क तथा शीत पवनें उत्तर पश्चिमी भागों में देश के अंदर प्रवेश करती है। इससे पूरे विशाल मैदानों का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाले इन पवनों के द्वारा शीत लहर का जन्म होता है। इस ऋतु में देश के ऊपर जेट वायु धाराओं का प्रवाह भी रहता है। ये धाराएं धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऊपरी मंडल में बहुत तेज गति से चलती है। इन पवनों के मार्ग में हिमालय पर्वतों के आ जाने के कारण यह जेट धारा दक्षिणी एवं उत्तरी भागों में बढ़ जाती है। इनमें से दक्षिणी जेट धारा देश की जलवायु को प्रभावित करती है। इसी धारा के कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात भारत में आते हैं। अगला है वर्षा। तो सर्दियों में देश के 2 भागों में वर्षा होती है। देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
औसत 20 से 25 सेंटीमीटर तक चक्रवातीय वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कुमाऊं की पहाड़ियों में हिमपात होता है। दूसरी ओर तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में उत्तरी पूर्व मानसून से पर्याप्त वर्षा होती है। और अंगा है मौसम। सर्दियों में मौसम सुहाना होता है। दिन मुख्य रूप से गर्म सम तथा रातें ठंडी होती है। कभी कभी रात के तापमान में गिरावट आने के कारण सघन कोहरा भी पड़ता है। मैदानी भागों में शीतलहर के प्रभाव के कारण तुषार पड़ता है। अब अगला है, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो बच्चों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पर्वतीय वन, ये आपका ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, मतलब ये वाला, यहाँ से ये वाला क्षेत्र, ये और यहाँ पर ये आपका पर्वतीय वन क्षेत्र है। तो इसको आप लोग रंग दीजिएगा, इतना भाग को, और यहाँ पर रंग दीजिएगा, तो ये आपका पर्वतीय वन क्षेत्र का मानचित्र कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र को बढ़िया से देख लीजिए बच्चों, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।